नमस्कार दोस्तों, सी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्राचीन भारतीय इतिहास का हम गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे, तो गुप्त साम्राज्य का हम पार्ट 2 अभी पढ़ेंगे। तो दोस्तों, गुप्त साम्राज्य के पार्ट 1 में हमने समुद्रगुप्त तक पढ़ा था, उसके बाद हमने चंद्रगुप्त द्वितीय को पार्ट 2 के लिए रखा था, इससे आगे के लिए। तो चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य भी कहा जाता है इसको। तो इसने 375 से 415 ईस्वी तक शासन किया। समुद्रगुप्त के पश्चात गुप्त वंशावली में चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम उल्लेखित मिलता है, परंतु दोनों शासकों के बीच एक रामगुप्त नाम का दुर्बल शासक अस्तित्व में आया था। तो ये रामगुप्त था, ये संभवतः चंद्रगुप्त का बड़ा भाई रहा हो। जब हूणों ने आक्रमण किया और किसी हूण ने, जो सेनापति था, उसने इसको अपनी पत्नी देने के लिए कह दिया था, तो रामगुप्त ने अपनी पत्नी देने के लिए तैयार हो गया था। तो इसके बाद चंद्रगुप्त वहाँ पे लड़की का वेश धारण करके जाता है और जिसने रामगुप्त की पत्नी को मंगवाया था उसको मार के वापस आता है। और उसके बाद रामगुप्त सिंहासन छोड़ देता है और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य राजा बनता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में गुप्त समाज अपने उत्कर्ष की चोटी पर पहुंचा। मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल वो समय था जब गुप्त काल अपने सबसे बेहतरीन दौर में था। उसने वैवाहिक संबंध और विजय दोनों तरह के से साम्राज्य का विस्तार किया। विशाख दत्त कृत देवी चंद्रगुप्तन नामक नाटक में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से पूर्व रामगुप्त का गुप्त शासक के रूप में वर्णन किया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम देवीगुप्त था, देवराज था, देवश्री था तथा इसने उपाधियां विक्रमांक, विक्रमादित्य और परम भागवत की उपाधियां धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्राओं का अनुकरण करके चांदी के सिक्के उत्कीर्ण करवाए। पश्चिमी शक विजय के फलस्वरूप ही उसने व्याघ्र सिक्के उत्कीर्ण कराए थे तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। भारतीय अनुसूतियां उसे साकरी के रूप में स्मरण करती हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने की दिग्विजयों का उल्लेख उसके उदयगिरी गुहालेख से प्राप्त होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। उज्जैनी उसकी दूसरी राजधानी था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल का स्मरण लड़ाइयों के कारण नहीं बल्कि कला, संस्कृति और साहित्य के लिए किया जाता है। उसके समय में काफ़ी सारी पुस्तकें लिखी गई, काफ़ी सारे ऐसे कार्य किए गए जो कला और स्थापत्य कला की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे। अनुश्रुतियों के अनुसार उसके दरबार में 9 विद्वान होते थे और 9 विद्वानों की एक मंडली होती थी जिसे नवरत्न कहा गया है। इसमें कालिदास, धन्वंतरी, छपणक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटपर्णक, वराहमिहिर, वररुचि जैसे विद्वान थे। तो जो ये नवरत्न शब्द आया है, ये भारत के मध्यकालीन इतिहास से आया है, लेकिन इसके दरबार में भी 9 विद्वान थे और एक मंडली थी जो उसको सलाह वगैरह वगैरह दिया करती थी। और ये सब इनकी सबकी कुछ न कुछ पुस्तकें हैं किसी का, तो काफ़ी भारतीय इतिहास में इनका योगदान है। उसके शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था और उसने अपने यात्रा वृत्तांत में गुप्त समाज के बारे में लिखा है, गुप्त शासन के बारे में लिखा है, लेकिन उसने सम्राट का नाम नहीं लिखा है। मध्य प्रदेश के ब्राह्मणों का देश कहा गया है। जो उसने अपने यात्रा वृत्तांत लिखा है, उसने मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश कहा है। पाटलिपुत्र से ही फाहियान ने अपनी यात्रा वापस की और जैसे कि मैंने कहा कि उसने अपने यात्रा वृत्तांत में सम्राट का नाम नहीं लिखा है। चंद्रगुप्त द्वितीय का काल ब्राह्मण धर्म के चरम उत्कर्ष का काल था। मतलब जो ब्राह्मण धर्म था उसका सबसे बेहतरीन समय कहा जा सकता है, वो चंद्रगुप्त के द्वितीय के समय में था। चंद्रगुप्त ने नाग राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया था और जो कुबेर नागा थी उसी की पुत्री प्रभावती गुप्त थी, जो काफ़ी प्रसिद्ध थी। प्रभावती गुप्त का विवाह रुद्रसेन से हुआ था, रुद्रसेन द्वितीय से। और इसने अपने पुत्र का, जो पुत्र था इसका कुमारगुप्त, उसका विवाह इसने कदम वंश में किया था। इसने कालिदास को दूत बनाकर कुंतल नरेश काकुत्स वर्मन के दरबार में भी भेजा था। इसके बाद इसका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक
शासक रहता है। कुमारगुप्त प्रथम ने चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद 40 वर्षों तक सफलतापूर्वक शासन किया। उसने अपने शासनकाल के दौरान पुष्यमित्र को पराजित किया तथा अश्वमेध यज्ञ भी करवाया। स्कंदगुप्त जो विक्रमादित्य 455 से 67 ईस्वी स्कंदगुप्त के शासन रूढ़ होते ही गुप्त वंश पर विपत्ति के बादल मंडराने लगे। उसके साम्राज्य पर कई आक्रमण हुए। पुष्यमित्रों तथा हूणों ने बारी बारी गुप्तों पर आक्रमण किया। यद्यपि स्कंदगुप्त ने उन पर विजय प्राप्त कर ली, कुछ राज्यों एवं वाकाटकों ने उससे संबंध बिगाड़ दिए। स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अंतिम सफल शासक माना जाता है। उसने गुप्त साम्राज्य की अक्षुण्णता को कायम रखा था। जो सिक्के हैं, मध्य भारत में रजत सिक्कों का प्रचलन इसी के काल में हुआ था। कुमारगुप्त ने मुद्राओं पर गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति उत्कीर्ण करवाई थी। इस प्रकार की मुद्रा के मुख भाग पर मयूर को खिलाते हुए राजा की आकृति तथा पृष्ठ भाग में आसीन कार्तिकेय की आकृति उत्कीर्ण की गई है। कुमारगुप्त के सिक्कों से पता चलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। उपलब्धियां, महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र तथा महेंद्र अश्वमेध आदि उपाधियां कुमारगुप्त ने धारण की थी। कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, क्योंकि जो विश्वविद्यालय है ऑक्सफोर्ड ऑफ बौद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस विश्वविद्यालय में धर्मगंज पुस्तकालय था जो 3 भागों में बटा हुआ था। तो रत्नदधि, रत्नरंजक और रत्नसागर, ये जो नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय था उसके 3 भाग थे। सर्वाधिक गुप्त अभिलेख कुमारगुप्त के ही प्राप्त हुए हैं। इसने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। कुमारगुप्त की मुद्राओं में गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति उत्कीर्ण की गई है। इसके अभिलेखों में सर्वाधिक प्रसिद्ध अभिलेख मंदसौर का है, जिसकी रचना वत्स भट्टी नामक संस्कृत विद्वान ने की थी। इसके बाद स्कंदगुप्त का शासनकाल आता है। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त था। 455 से 467 ईस्वी तक इसने शासन किया। भीतरी स्तंभ अभिलेख के अनुसार प्रथम हूण आक्रमण इसी के समय हुआ था। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त ने हूणों के आक्रमण को विफल कर दिया था। जूनागढ़ अभिलेख में हूणों को मलेच्छ कहा गया है। पुष्यमित्र वैश्य चंद्रगुप्त मौर्य के समय, तो तात्स्प अशोक के समय तथा सुबिशाक रुद्रदामन के समय, ये 3 सुदर्शन झील से संबंधित लोग हैं। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया था। उसका जो सौराष्ट्र का गवर्नर था पर्णदत्त, उसके पुत्र चक्रपालित ने जो सुदर्शन झील है उसका जीर्णोद्धार कराया था। उसने झील के किनारे एक विष्णु मंदिर का निर्माण भी करवाया था। ह्वेनसांग ने नालंदा संघाराम को बनाने वाले शासकों में शक्रादित्य के नाम का उल्लेख किया है, जिसमें स्कंदगुप्त द्वारा नालंदा संग्राम को सहायता देने का प्रमाण भी मिलता है। स्कंदगुप्त ने वृषभ शैली के नए सिक्के जारी किए थे। स्कंदगुप्त ने 466 ईस्वी में चीनी सम्राट सांग के दरबार में एक राजदूत भी भेजा था। गुप्तकालीन मंदिर शैली, तो गुप्त काल में जो मंदिर बने उनमें पहली है नागर शैली, या इसको आर्य शैली भी कहा जाता है। उत्तर भारत के मंदिरों का निर्माण नागर शैली में ही हुआ है। और झांसी देवलगढ़ का दशावतार मंदिर पहली बार जो दशावतार मंदिर है इसके शिखर में इसका प्रयोग हुआ था। दूसरा है द्रविडियन शैली। दक्षिण भारत के मंदिरों का निर्माण इस शैली से किया गया है। इन मंदिरों की प्रमुख विशेषता थी इनके विशालकाय प्रवेश द्वार, जिसको गोपुरम कहा जाता है। इसका जो प्रवेश द्वार होता है द्रविडियन शैली मंदिर का, उसको गोपुरम कहा जाता है। तीसरी शैली थी बेसर या चालुक्य शैली। इस शैली में नागर व द्रविड़ शैलियों का मिश्रण मिलता है। चालुक्य शासकों द्वारा विशेष शैली के मंदिरों का निर्माण कराया गया था। तो जो चालुक्य शासक थे उनके द्वारा इस तरह के मंदिरों का निर्माण करवाया गया, इसलिए बेसर शैली को चालुक्य शैली भी कहा जाता है। एकायतन शैली, ऐसे मंदिर जिनके गर्भगृह में एक प्रतिमा होती है। पंचायतन शैली, पंचायतन शैली में मुख्य रूप से भगवान विष्णु का मंदिर होता है और उस मंदिर में विष्णु के साथ सूर्य, शिव, शक्ति, गणेश की भी पूजा होती है। महामारु शैली, एक स्थान पर एक से अधिक मंदिरों के निर्माण की शैली को महामारु शैली कहते हैं।
इस शैली में गुज्जर प्रतिहार शासकों ने मंदिरों का निर्माण करवाया था। गुप्त काल जो प्रमुख मंदिर थे उनमें से तिगवा का विष्णु मंदिर जो मध्य प्रदेश में है, उमराव का शिव मंदिर ये भी मध्य प्रदेश में है, नचकना कुठार का पार्वती मंदिर ये भी मध्य प्रदेश में है, देवलगढ़ का दशावतार मंदिर ये उत्तर प्रदेश में है, और जो ये फोटो है ये इसी का है, देवलगढ़ के दशावतार मंदिर का। भीतर गांव का लक्ष्मण मंदिर उत्तर प्रदेश में है, और सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर छत्तीसगढ़ में। तो ये गुप्त काल के प्रमुख मंदिर हैं। गुप्त साम्राज्य का पतन 2 शताब्दियों के निरंतर उत्थान के पश्चात शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य इस वंश के अंतिम महान शासकों में स्कंदगुप्त जो 467 ईस्वी में इसकी मृत्यु के पश्चात जो ये गुप्त साम्राज्य था इसका बड़ी तेजी से पतन हुआ। यद्यपि स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों ने किसी न किसी तरह से 550 ईस्वी तक मगध पर अधिकार करके रखा था, परंतु इसके पश्चात भारतीय इतिहास के पृष्ठों में स्वर्ण युग का दावेदार गुप्त साम्राज्य सदा के लिए तिरोहित हो गया। मतलब गुप्त साम्राज्य को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है, लेकिन 550 ईस्वी के बाद कोई भी गुप्त का कोई विवरण नहीं मिलता है। गुप्त साम्राज्य का पतन किसी कारण विशेष का परिणाम नहीं बल्कि विभिन्न कारणों का एक क्रम था जिसकी वजह से इनका पतन हुआ। कोई एक विशेष कारण नहीं था। सामान्य तौर पर हम इस पतन के लिए निम्न चरणों को उत्तरदायी मान सकते हैं। अयोग्य तथा निर्बल उत्तराधिकारी, और इसका सबसे बड़ा कारण ये था क्योंकि व्यवस्था पूरी वंशानुगत हो चली थी, तो अगर राजा का बेटा अयोग्य है तो वो भी राजा बना। शासन व्यवस्था का संघात्मक रूप, जो शासन व्यवस्था थी उसमें जो केंद्रीय सत्ता थी वो ही सर्वोपरि थी, तो ये एक दूसरी समस्या थी। तीसरा था उच्च पदों पर का आनुवंशिक होना, जैसे कि पहले भी हम कह चुके हैं कि अयोग्य और निर्बल उत्तराधिकारी तो उन्हीं वजह से किसकी वजह से था, आनुवंशिक पदों की वजह से। अगर बाप सामंत है तो बेटा भी सामंत हो गया। प्रांतीय शासकों के विशेषाधिकार, जो प्रांतीय शासक थे उनके विशेषाधिकार का ध्यान नहीं रखा गया। और अगला था बाह्य आक्रमण, जो बाहर से आक्रमण हो रहे थे वो भी एक बड़ा कारण था। और एक था बौद्ध धर्म का प्रभाव, तो इन पे बौद्ध धर्म का प्रभाव भी पड़ा जो आखिर के गुप्त थे। तो इसके बाद के लेक्चर में हम गुप्तकालीन समाज और उस समय की व्यवस्था और गुप्तोत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।